नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर जो कि होने वाला है जनन तंत्र के बारे में, जो कि चौथा टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है जो हमने पिछले वीडियोज में छोड़ा है उसका सारा पोर्शन आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और आप यदि ये सीरीज़ पूरी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारी लिंक है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, उन सारी लिंकों को वहाँ से देख सकते हो। जी हाँ, वीडियो की वीडियो शुरुआत करते हैं। जी हाँ, मैं हूँ कैलाश जांगीर। स्वागत है आपका फिर से एक बार जांगीर साइंस क्लासेज एंड टेक्नोलॉजी में। आप देख रहे हैं जनन तंत्र सीरीज चैप्टर टॉपिक 4 मतलब चौथा वीडियो आज बनने जा रहा है। इसके अंदर आपको सारी बातें जो कि बची हुई थी, सगर्भता, प्रसव और प्रसव पश्चात दुग्ध स्त्रवण, अब 3-4 बातें हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक बट इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं। भ्रूण का निषेचन हुआ। निषेचन किस प्रकार से हुआ आपने देखा। शुक्राणु और अंडाणु जो है फैलोपियन ट्यूब में एक स्थान है, इस्थमस और एम्पुला दोनों के बीच वाले उस स्थान पर हो जाता है, आपस में निषेचन हो जाता है। और निषेचन होने के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज में कोशिका विभाजन के बाद 8 कोशिकीय जो सेल बनती है ब्लास्टोसिल, उसका जो है भ्रूण बन जाता है और भ्रूण जो है अंतर्रोपित हो जाता है गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में। उसके बाद उसका वहाँ पर क्या होता है वो आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। भ्रूण का जो वहाँ पर आंतरिक झिल्ली से जुड़ना क्या कहलाता है, भ्रूण अंतर्रोपण कहलाता है। आज के टॉपिक क्या क्या है मैंने आपको बता दिए कि सगर्भता और सगर्भता में भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूण जो है वहाँ पर रहेगा, उसका किस किस दिन कितना कितना विकास होगा। और उसके बाद प्रसव, प्रसव पश्चात दुग्ध स्त्रवण जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिसके 2 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं 10th में 11th में, सारे सब्जेक्ट में आपको वहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको यहाँ पर स्टार करके बताऊंगा। तो आज हम पढ़ते हैं सगर्भता के बारे में। सगर्भता में क्या होता है, जब गर्भ के अंदर जो भ्रूण है वो अंतर्रोपित हो जाता है, अंतर्रोपण के पश्चात वो उसके अंदर रहता है, वहाँ पर उसका जो विकास होता है या वहाँ पर जो उसका गर्भाशय के अंदर जो विकास शुरू होता है, उसका जो जीवन शुरू होता है, उसे कहते हैं सगर्भता। और इसके बाद वो भ्रूण के रूप में वहाँ पर विकासशील में रहता है, उसका परिवर्धन होता रहता है, उसे कहते हैं भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान हम देखते हैं उसका जो भ्रूण कोशिका होती है उसके 3 लेयर होती है, बाहरी और आंतरिक और मध्यजन स्तर, 3 स्तर होते हैं। इन्हीं तीनों स्तरों से संपूर्ण उस बालक या बेबी का निर्माण होता है जो कि प्रसव क्रिया में होने वाला है। उसकी इन्हीं 3 जो जनन स्तर है या जो स्तर है उन्हीं से इनके विभिन्न अंगों का निर्माण होगा और किन किन दिनों में या किन किन कौन से तिमाही में क्या क्या विकास होगा उसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप बोर्ड पर देख पा रहे हो कि मानव में जब पहला महीना होता है उसके 1 महीने बाद, मतलब जब भ्रूण वहाँ पर रोपण होता है उसके 1 महीने बाद क्या हो जाता है, हृदय का निर्माण हो जाता है। वहाँ पर उस भ्रूण में हृदय का निर्माण हो जाता है और इसका जो आभास है या इसका चेक है वो स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट बीट को माप के किया जा सकता है। और उसके बाद दूसरी माह में पैर और अंगुलियां, हाथ पैर और अंगुलियां बढ़नी शुरू हो जाती है और इस माह के अंत में ये बन करके तैयार हो जाती है। 12वें सप्ताह या तीसरा महीना या पहली तिमाही, अब पूर्ण 3 महीने हो गए, तिमाही में प्रमुख अंगों का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब हुआ एक जो तिमाही है उसके अंदर एक मनुष्य का प्रारूपिक ढांचा बन करके तैयार हो जाता है, जिसमें उसके सारे अंग और हर्ट और हाथ पैर सभी मतलब जो प्रमुख अंग है वो उस पहली तिमाही के अंदर बन करके तैयार हो जाते हैं और एक प्रारूपिक ढांचा निर्माण हो जाता है जो कि मनुष्य के बच्चे के रूप में होने वाला है, वो तैयार हो जाता है। उसके बाद जो अगला जो 5वां माह है, मतलब अगला माह जो उसके बाद जो महीना आएगा 5वां माह है, उसमें गतिशीलता शुरू हो जाती है। भ्रूण जो है गतिशीलता वहाँ पर उसकी शुरू हो जाती है, हाथ पैर बन गए तो गतिशीलता शुरू कर देता है और उसके सिर के बाल बनने शुरू हो जाते हैं, सिर पर उसके बाल आने शुरू हो जाते हैं। अगला जो 24वां सप्ताह है या दूसरी तिमाही, 6 माह, दूसरी तिमाही
6 माह पूर्ण होने पर क्या क्या उसका विकास हो जाएगा, जो कि प्रमुख अंग बन गए तो पूरे शरीर पर क्या आने शुरू हो जाएंगे, रोम या बाल आने शुरू हो जाएंगे और आँख की पलकें बनेगी, ब्रोनिटी बननी शुरू हो जाएगी। मतलब सारी जो भी शरीर के पार्ट है जहाँ पर बाल उगते हैं वो सारे बाल इसी माह में उगने शुरू हो जाते हैं। और इस माह के अंत तक क्या हो जाता है, वो जो भ्रूण जो है उसमें सारे विकसित अंग, और विकसित अंग जहाँ पर बाल आने हैं वहाँ पर बाल, सिर पर बाल, आँख की पलकें, ब्रोनिटी सब बन जाती है उसके अंदर। मतलब काफ़ी विकास यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों अब हम अध्ययन करते हैं प्रसव क्रिया के बारे में। प्रसव क्रिया के दौरान होता क्या है, कौन कौन से हार्मोन परिवर्तन होते हैं और इसकी औसत अवधि कितनी है और इस अवधि को कहा क्या जाता है। तो औसत अवधि की बात करें, औसत अवधि 9 महीने और 5 माह, 9 महीने 5 दिन 10 दिन ऐसा कुछ औसत इसका रहता है। इस अवधि को कहा क्या जाता है, इस अवधि को कहा जाता है गर्भावस्था या गर्भावधि, जो जेस्टेशन पीरियड है वो इसे कहा जाता है। और इस दौरान क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन होता है, जिससे गर्भाशय में संकुचन की क्रिया शुरू हो जाती है। लगातार संकुचन होने के कारण और जो जनन नाल है या जनन कैनाल है उसमें लगातार संकुचन के कारण जो बच्चा है या बेबी है वो बाहर निकलता है, और गर्भाशय में संकुचन के कारण उसको पुच्छ मिलता है, वहाँ से रेखा मिलता है और वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलता है। इस दौरान पीयूष ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन करना। और इसमें जो है मां के गर्भाशय से जनन कैनाल तक लगातार इसका संकुचन चलने के कारण इसको जन्म दिया जाता है। और इस दौरान क्या होता है, गर्भावस्था संपूर्ण हुई और इसके बाद क्या होता है, जो भी प्रसव हुआ उसके बाद हम देखते हैं प्रसव पश्चात घटना में एक है दुग्ध स्रावण। दुग्ध स्रावण में हम देखते हैं कि महिलाओं में मतलब जो लिमिट एज होती है उसके बाद क्या होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन शुरू होते हैं जिनसे स्तन ग्रंथियों का विकास होता है। और स्तन ग्रंथियों के विकास के साथ साथ जब भ्रूण अत्यारोपित हो जाता है और भ्रूण का परिवर्धन शुरू हो जाता है, उसके बाद उसमें हार्मोन परिवर्तन बहुत ज़्यादा होने के कारण स्तन ग्रंथियों में दुग्ध ग्रंथियां हैं या जो दुग्ध जो भी बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाती है और उसमें दुग्ध का निर्माण शुरू होता है। इस दूध का उपयोग शिशु जन्म के बाद उसके आहार के लिए प्रमुख उपयोग होता है। परंतु जो दुग्ध स्रावण का आरंभिक दिन है, आरंभिक 1 माह तक का जो भी दिन है, उसके अंदर जो भी दुग्ध निकलता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम या किसे कहते हैं खीस, जिसे हम कहते हैं, वो आप इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा था वो यही है। प्रथम स्तनपान उसे क्या कहते हैं, खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। और इसका उपयोग क्या है, मुख्य उपयोग इसका यह है कि इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं या प्रतिरक्षी इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र की जो बढ़त है या उसको बढ़ावा देने के लिए या उसकी जो भी ग्रोथ है उसका परिवर्धन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि प्रथम स्तनपान बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके अंदर जो IgA होता है एंटीबॉडी, जो एलर्जी कारक जो भी प्रतिरक्षी है उसमें होता है, और इसके स्तनपान से क्या होता है, प्रतिरक्षा की वृद्धि होती है, प्रतिरक्षा की कभी कमी नहीं आती है। ये था प्रसव और प्रसव पश्चात दुग्ध स्रावण, सगर्भता, भ्रूणीय परिवर्धन, सारे टॉपिक क्लियर हो गए। आज जो है हमारा जनन तंत्र संपूर्ण होता है। जब हमने प्रथम शुरू किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब हमने उसके सारे अंग पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके सारे अंग पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा निषेचन या मैथुन क्रिया, उसके बाद निषेचन, आंतरचक्र पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा सगर्भता, भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव, दुग्ध स्रावण। बहुत सारे टॉपिक होने के बाद आज 4 वीडियो के अंदर हमारा जनन तंत्र संपूर्ण होता है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, 5 वीडियो में बना दूंगा। 5वें वीडियो में क्या रहेगा, रोचक तथ्य और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 चीज़ इसके अंदर होगी। रोचक तथ्य होंगे जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे जो आपने पहले नहीं देखे, या आपने हमारी क्लासेज देखी है तो लगभग आपने देखे होंगे। हमारी पिछली क्लासेज देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, जिसमें बहुत सारी लिंक्स पड़ी है। आपको फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मैथुन की, आंतरचक्र, सबकी वहाँ पर लिंक्स मिलेगी। 10वीं का आपने सिलेबस संपूर्ण शुरू नहीं किया है तो मैं आज ही
बता दूं 10वीं की 4-5 पार्ट हो गए हैं, लगातार चल रही है पढ़ाई। आप उसको प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए 9th के स्टूडेंट है, 9th की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपकी क्लासेज रेगुलर चल रही है, उसको भी देखिए। और बाकी सारी टेक्नोलॉजी की बातें हैं जो लगातार हमारे वीडियो पर आपको मिल रही है उसे भी देखिए, और जो भी जानकारी है उसको अच्छे से ग्रहण कीजिए। और मिलते रहेंगे ऐसे ही अच्छी जानकारियों के साथ, क्योंकि लगातार हम बने रहे हैं आपके साथ। आज इस जनतंत्र का ये वीडियो आपको कैसे लगे, सारी सीरीज दोबारा देखिए, जल्दी से देखिए और उन्हें अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत समय कम रहा है दोस्तों। आप यदि 10वीं में है तो भी आपके साथ समय बहुत कम है, 11वीं में है बहुत समय कम है, 11वीं में ये सिलेबस में, 12th में भी सिलेबस में, सारी कक्षाओं के लिए यहीं पर उपलब्ध है आपके लिए जनतंत्र। 4 वीडियो है और 5वां वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रोचक तथ्यों के साथ मैं लाने वाला हूं, उसको बहुत बारीकी से देखिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत सारी अच्छी सी जानकारियों के साथ मैं ला रहा हूं आपके लिए नया वीडियो। चलते हैं, मिलते हैं एक अगले नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।